गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट में अपन ने PCl5, PCl3 इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाने के मेथड, उनकी प्रॉपर्टी, ये सब बात करी थी। आज अपन फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल यानी कि फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल, जैसे कि आपने क्वेश्चन भी आया था कि H3PO4 H3APOCl3, ये ऑक्सी अम्ल जो होते हैं, ऑक्सी अम्ल जो होते हैं वो क्या चीज़ है और ये किस किस प्रकार के होते हैं, इनके नाम कैसे हैं, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, ये सब इनकी बात करेंगे। तो इनकी जो संरचनाओं की गणित है ना, आज के बाद आप किसी भी फॉस्फोरिक ऑक्सी अम्ल की स्ट्रक्चर में कभी आपके साथ गड़बड़ी नहीं होगी। यूँ समझ लो, आप सोचते हो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, आज के बाद आप भी हर किसी फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल के हमेशा आप भी ऐसी स्ट्रक्चर बना पाओगे, बिल्कुल ईजी। तो देखते हैं अपन इन सबसे पहले जो पहला ही अपना फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक है फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल। टॉपिक डालो ब्लैक पेन से। अब बात करते हैं, चलो। फॉस्फोरस अनेक फॉस्फोरक अम्ल बनाते हैं। फॉस्फोरस यानी कि P है, अनेक फॉस्फोरिक अम्ल बनाते हैं, जैसे कि H2PO2, H2PO3, H3PO3, H3PO4, H2P2O6, H2P2O7, बहुत अनाप शराब बना रहे हैं। अब इन सब की चर्चा करेंगे, इनका नाम कैसे है क्या नहीं है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो, ऑक्सो अम्ल के संगठन में H2 अणु अथवा ऑक्सीजन के परमाणु के ग्रहण करने या त्यागने की दृष्टि से परस्पर संबंध होते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी ऑक्सी अम्ल से, यानी कि जैसे कि आप कोई भी ऐसा ऑक्सी अम्ल हो, चाहे वो क्लोरीन का हो, चाहे वो सल्फर का हो, चाहे वो फॉस्फोरस का हो, कोई नाइट्रोजन का हो, हमारा एक उद्देश्य होता है कि वो उतना H+ देता है जितना उसके पास OH होता है। खाली H होने से H+ दे ये गारंटी नहीं होती। OH होता जितना है उतना ही वो H+ देता है। अब ये OH और H+ का, इसकी सारकता का, इसकी अम्लता का क्या फंडा है, वो भी अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इनके पहले अपने को थोड़े से सामान्य गुणों की बात करनी पड़ेगी। फॉस्फोरस के जो यहाँ पे ऑक्सी अम्लों के सामान्य गुण हैं, वो क्या सामान्य गुण हैं कि सबके केस में ये एक मेन जनरल प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद आपको इनके स्ट्रक्चर वगैरह में कोई दिक्कत ही नहीं आती है, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, और आप चाहकर भी गलत नहीं करोगे। ये सबसे बड़ी बात मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, आप चाहकर भी गलत नहीं करोगे अगर इन 3 बातों को आपने दिमाग में डाल लिया, जो यहाँ पे बताने वाला हूँ। 3 बातों को अगर आपने दिमाग में डाल लिया तो आप चाहकर भी किसी फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल के स्ट्रक्चर को गलत नहीं कर सकते, आपसे गलत बनेगी ही नहीं, यदि आपके दिमाग में 3 बातें हमेशा ध्यान में रही तो। देखो, ऑक्सो अम्लों में संकरण sp3 तथा ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। ज्यामिति देखो इनके केस में क्या है, इनका जो sp3 संकरण है, मेन तो क्या है, इनका sp3 संकरण हमेशा होगा और ज्यामिति चतुष्फलकीय। अब sp3 संकरण होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक बात तो ध्यान में, यानी कि इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। और बात करें फॉस्फोरस की, तो अब 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हुआ कि इसमें सिग्मा 3 सिंगल हो गए, एक भी सिग्मा लेकिन ये डबल होगा, वरना तो पांचों के पांचों सिग्मा हो जाएंगे जैसे PCl5 में होते हैं, तब तो संकरण sp3d हो जाएगा। लेकिन अगर sp3 की बात कर रहे हैं तो एक बॉन्ड डबल होना ही होना है। तो अब देखो इनकी क्या क्या कंडीशनें सामने आती हैं। इनकी एक कंडीशन यही है, सामने कंडीशन, कि सभी फॉस्फोरिक अम्लों की सबसे मेन खास बात है कि इनमें एक P डबल बॉन्ड O होता है। ये तो कॉन्फर्म है, चाहे फॉस्फोरस हो, फॉस्फोरिक हो, फॉस्फोरस अम्ल हो, ऑर्थोफॉस्फोरिक हो, मेटाफॉस्फोरिक हो, पायरोफॉस्फोरिक हो, कोई सा भी हो, XYZ, इन सब में एक P डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड कन्फर्म है। P डबल बॉन्ड O तो कन्फर्म है, यानी कि सभी ऑक्सो अम्लों में कम से कम एक P डबल बॉन्ड आबंध और एक POH आबंध का होना अति आवश्यक है, यानी कि एक POH, ये वाला आबंध, यानी कि सभी फॉस्फोरिक अम्लों की ये कहानी तो फिक्स है।
ये जो मैंने आपके सामने ये जो कहानी बनाई है, एक तो P डबल बॉन्ड O और एक POH, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि अगर अम्ल है तो एक OH तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिस फॉस्फोरस के पास जितने OH होते हैं वो उसकी सारकता भी होती है और वो अम्ल उतना ही H+ देता है। अगर कोई डायरेक्ट H+ जुड़ा हुआ है फॉस्फोरस से तो वो नहीं टूटता है, O से जुड़ा हुआ वो टूटता है, यानी कि OH होना जरूरी है। अगर उसके पास एक OH है तो उसकी सारकता एक है और एक H+ देता है। अब बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो सबसे मेन बात कहानी क्या है, फॉस्फोरस का संकरण sp3 ज्यामितीय चतुष्फलकीय। दूसरी बात, एक कम से कम P डबल बॉन्ड O और एक आपका OH, ये तो कन्फर्म है। अब कम बेसी क्या करना है वो अभी देख लेते हैं। इतना तो कन्फर्म हो गया, ठीक है। उन ऑक्सो अम्लों में जिसमें फॉस्फोरस की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, न्यूनतम यानी कि +5 से कम, P डबल बॉन्ड O तथा POH बंद उपस्थित होते हैं। इनके अलावा या तो PP यानी कि जो बड़े अम्ल होते हैं, जैसे कि अब देखो इसमें H2P2 है तो यहाँ PP के मध्य भी बॉन्ड होगा, यहाँ जैसे है ना, ऐसे प्रकार में, या फिर जिनमें ऑक्सीजन कम होते हैं, यहाँ जैसे pH के बीच में बॉन्ड होता है, अभी बता देते हैं ये सब कुछ बातें, परंतु दोनों नहीं होते, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि pH के मध्य भी बॉन्ड आ जाए और PP के मध्य भी बॉन्ड आ जाए, ऐसा नहीं होता। फॉस्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था, फॉस्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले इन अम्लों की प्रकृति उच्च या निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में असमानुपातित होने वाली होती है। अब देखो इसकी गणित अब आपको थोड़ा और डिटेल समझाते हैं। जैसे ये था आपका H3PO3, इसके अंदर आपकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था है। अब ये देखो ऐसे ही बदल जाता है, इसके अंदर +5 में बदल गया, H3PO4 हो गया, एक फॉस्फीन निकाल लिया, यानी कि ऐसा मानुपात नहीं, यहाँ +3 यहाँ +5, यानी कि अम्ल वही हैं लेकिन चेंज हो गया आपस में। H3PO2 में एक OH समूह पाया जाता है, H3PO2 में एक ही OH समूह पाया जाएगा, जबकि हाइड्रोजन 3 है, लेकिन ये तीनों के तीनों H+ दे ये गारंटी नहीं है, ये एक ही H+ देगा और इसकी सारकता भी एक ही होगी। अब ये बात मैं बोल रहा हूँ, आप कभी भूलोगे नहीं, आप देखते रहो बस और साथ साथ नोट्स उतारते रहो। जिसमें उपस्थित हाइड्रोजन इस अम्ल को अम्लीय गुण प्रदान करता है एवं फॉस्फोरस परमाणु सीधी जुड़े H+ अम्ल के अपचायक गुण को बताती है। वो किसको बताएगी? अपचायक गुण को बताती है। या फिर हम कह सकते हैं किसी अम्ल के लिए जितने OH समूह की संख्या होती है उस अम्ल की सारकता भी उतनी होती है, अर्थात जितने H+ आयन निकलते हैं वह उस अम्ल की सारकता होती है। यानी कि अम्लों की सारकता का मतलब है उसके पास कितने OH हैं, उसके पास कितने OH हैं वो उसके अम्ल की सारकता होगी। और मैंने कहा कि OH वाला H ही यहाँ से H+ देगा। अगर कोई डायरेक्ट फॉस्फोरस से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो उसकी सारकता के अंदर नहीं आएगा, वो उसका H+ नहीं देगा, वो अपचायक गुणों के अंदर ही काम आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ अम्लों की स्ट्रक्चर के साथ। अब इनकी जनरल प्रॉपर्टी पढ़ी आपके सामने। जनरल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा संकरण हमेशा sp3 रहे, ज्यामितीय चतुष्फल के रहे, एंड इनका जो P डबल बॉन्ड O है वो एक मेंटेन रहे, एक कम से कम इनके साथ POH बॉन्ड बना रहे। ये सब बातें आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। फिर आपके सामने चाहे कोई सा भी आपको फॉर्मूला दे आप उसकी स्ट्रक्चर बनाओगे, कन्फर्म है। जैसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि H3PO4 किसके केस में पूछा गया था? ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। H3PO4 में सारकता कितनी है? ठीक है, अभी देखो अपन शुरू से निकाल लेते हैं इनके केस में। जैसे सबसे पहले अब देखो आपको ये बात तो पता है ही है कि जैसे जैसे अम्लों की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे उनके नाम बदलते जाते हैं। क्योंकि जैसे अपन को पता है ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होती है हम इक लगा देते हैं, और ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है हम अस लगा देते हैं, और कम से भी कम होती है तो हाइपोफॉस्फोरस लगा देते हैं,
और ज़्यादा होते तो हाइपो लगा, जैसे अपन सल्फर में अंदर लगाते आए हैं। ठीक है, सबसे पहले वाले अम्ल की बात कर लेते हैं। फॉस्फोरस के केस में क्या कौन सा अम्ल आएगा इसके केस में। जैसे कि आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, कौन सी वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है H3PO2। क्या दिख रहा है? H3PO2। अब जरा सोचिए, H3PO2 जिसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल और ऑक्सीकरण अवस्था मेरे ख्याल से आपके सामने +1 आ रही है, आपने निकाल ली होगी, क्योंकि 3 H+ हैं और ऑक्सीजन 2 ही हैं, तो 3 प्लस मानोगे, S का आपको X मानना है और ऑक्सीजन का -2, तो -4 = 0, यानी कि यहाँ पे S की वैल्यू +1 आई। इसमें कोई दिक्कत नहीं, नाम हाइपोफॉस्फोरस है। क्या है? हाइपोफॉस्फोरस। अब देखो, जैसे अभी आपको बताया कि आपके पास क्या क्या सामान है। आपके पास एक फॉस्फोरस है, आपको बता रखा है कम से कम एक P डबल बॉन्ड O लगाओ और कम से कम एक OH लगाओ। इतना काम आपको करना है हर किसी के साथ, चाहे दुनिया में कोई सा भी फॉस्फोरिक अम्ल आए, इतना आपको करना ही है। अब बात आती है बचे हुए चीज़ों की। अब बताओ आपके पास क्या क्या बच रहा है। आपके पास फॉस्फोरस काम आ गया, आपके पास दोनों ऑक्सीजन काम आ गए, हाइड्रोजन 3 थे, एक काम आया। अब क्या करना है? 2 हाइड्रोजन है, जोड़ना है। और आपको पता है हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, और किससे जुड़ेंगे? इसी फॉस्फोरस भाई साहब से जुड़ेंगे। और ये देखो, इसकी चतुष्फल की ज्यामिति भी हो गई और फॉस्फोरस का संकरण sp3 भी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हुआ sp3। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि आपके पास जो दिया हुआ सूत्र है उसकी स्ट्रक्चर कैसे कन्वर्ट करनी है, ये मोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है। फॉस्फोरस का संकरण sp3, एक P डबल बॉन्ड O, एक कम से कम OH। उसके बाद जैसे जैसे जुड़ते आ रहे हैं उनको जोड़ दो। इस बात का ध्यान रखो कि संकरण sp3। अब बताओ, इतनी सारी कंडीशन अगर आपको पता है कि संकरण भी sp3 आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आप मैं बोल रहा हूँ इनकी स्ट्रक्चर को आप चाहकर भी गलत नहीं कर सकते। आप चाहो ना कि मैं गलत बना दूँ तो भी आपसे गलत नहीं बनेगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने इनके सामान्य जो जनरल गुण थे जो भी आपको बताए हैं कि कैसे कैसे बनाते समय इनकी बातों का ध्यान रखना है, तो आप चाहकर भी इनकी स्ट्रक्चर्स को गलत नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट के ऊपर चले जाते हैं। अब देखो, इसकी ज्यामिति चतुष्फल की है और देखो इसकी सारकता 1 है। देखो, सारकता का क्या मतलब है? जिस भी ऑक्सी अम्ल, फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल के पास जितने OH समूह है वो उसकी सारकता कहलाती है, और जितने OH समूह होते हैं वो उतना ही H+ देता है। ये वाली बात अभी आपको नोट करवाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली मेरे हिसाब से। चलिए अपन टॉपिक 2 पे चलते हैं, पॉइंट 2 पे चलते हैं। पॉइंट 2 क्या कहना चाहता है? H3PO3 वो था, H3PO2 वो था हाइपोफॉस्फोरस, और ये है एक्चुअल में फॉस्फोरस। एक होता है ये फॉस्फोरस +3 वाला, +5 वाला फॉस्फोरिक, और +1 यानी कि फॉस्फोरस से भी कम हाइपोफॉस्फोरस, है ना, हाइपोफॉस्फोरस। ठीक है, अब इसका एक दूसरा नाम भी है, फॉस्फोनिक अम्ल भी बोलते हैं इसको, या ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल भी बोलते हैं। वैसे है तो फॉस्फोरस ही, लेकिन ऑर्थोफॉस्फोरस के नाम से जाना जाता है, या इसका दूसरा नाम है फॉस्फोनिक अम्ल, H3PO3। जैसे कि आप विवश हो कि आपको करना क्या है। जैसे कि आपको करना है एक P डबल बॉन्ड O करना है, एक POH करना है। उसके बाद सोचना है बच क्या रहा है। देखो, इसमें से आपने क्या किया, एक फॉस्फोरस काम में ले लिया, G ले लिया। उसके बाद ऑक्सीजन कितने काम में लिए? 2 आ गए साहब। अब बचा कितना? 1। हाइड्रोजन कितने काम आ गए साहब? 1 आ गया। कितने बचे? 2। अब देखो, OH एक OH लगा सकते हैं अपन, राजी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है, और एक खाली H लगेगा। अब आप सुनो, अब आप क्या गलती कर सकते थे? इतना बनाने के बाद अगर आपको H, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन जोड़ने होते तो आप क्या गलतियां कर सकते थे? मुझे बताओ, आप कौन सी गलती करते? आप ये वाली गलती करते क्या, कि P डबल बॉन्ड O जोड़ दिया, एक OH जोड़ दिया, आपको बोला गया है अब 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जोड़ दो। तो अब बताओ आप क्या गलती करते? क्या आप P डबल बॉन्ड O को जोड़ते हैं? फिर आपको दिमाग में ख्याल नहीं आता क्या कि हाइड्रोजन तो रह गए। अब ऐसे तो है नहीं कि आप P डबल बॉन्ड O को जोड़ने के बाद हाइड्रोजन भी जोड़ दोगे। जोड़ते क्या? नहीं जोड़ते। क्यों? क्योंकि आप विवश हो, आपको पता है कि इसकी स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय और संकरण sp3 आना चाहिए। तो क्या आप डबल बॉन्ड O दोबारा जोड़ने की मूर्खता करते? नहीं करते, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, तो ये वाली गलती आप कर ही नहीं सकते। और क्या गलती करते आप? और क्या गलती कर सकते हो आप गलती कौन सी कर सकते थे? P डबल बॉन्ड O बना लिया, OH बना लिया, आप क्या H ऐसे जोड़ देते?
ऐसे जोड़ दे, फिर O कहाँ गया, O गया OH। यानी कि आप, मैं बोल रहा हूँ ना, इन स्ट्रक्चर में अगर इन बातों का ध्यान रखा तो मेरे ख्याल से तो आप चाहकर भी गलती नहीं कर सकते, चाहकर भी गलती होती ही नहीं है, चाहे कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो। अगर ये वाली बात आपने समझ ली है तो इनमें कभी गलती नहीं होगी। इनकी संरचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है, इनकी सारकता के केस में, अम्लता के केस में, इनके केस की स्ट्रक्चर के केस में, इनके नाम में हर क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो ये नाम हो गया आपका फॉस्फोनिक अम्ल का। अब बात कर लेते हैं पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का। देखो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, इसकी सारकता भी 2 है। ठीक है, 2 OH। अब देखो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल की बात कर लेते हैं। फॉस्फोरस ही है क्योंकि यहाँ पर भी इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज थी, H4P2O5, यानी कि यहाँ पे फॉस्फोरस 2 है, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 5 है। लेकिन अब एक बात आ जाती है सामने कि अगर ऑक्सीजन 5 हैं और फास्फोरस कितने हैं, 2, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यार जो भी हो, भले ही से इनका जो भी मैटर भगवान ने बनाया हो, लेकिन हम तो इनके साथ सत का बांटा करेंगे। सत का बांटा का मतलब था हमारा कि जैसे एक फॉस्फोरस यहाँ पे और एक फॉस्फोरस यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि इनके साथ हम सत का बांटा करें। जैसे कि हमको आदेश मिला है एक P डबल बॉन्ड O और एक OH, एक P डबल बॉन्ड O और एक OH, इतना हम करते आए हैं, करेंगे। लेकिन ये फॉस्फोरस 2 हैं, तो हम एक तो काम कर सकते थे कि इन फॉस्फोरस को डायरेक्ट PP को जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ये ऑक्सीजन अगर विषम संख्या में है, अगर ऑक्सीजन 4 होते तो हम जोड़ देते PP को, ऑक्सीजन अगर 6 होते तो हम PP को जोड़ देते, लेकिन ऑक्सीजन अगर 5 या ऑक्सीजन 7 हो तो ध्यान रखना यहाँ सत का बांटा होगा, सत का बांटा होगा, यानी कि यहाँ एक फॉस्फोरस के कितने ऑक्सीजन पाती आएंगे, 2.5, यानी कि एक ऑक्सीजन को इन दोनों फॉस्फोरस के बीच में रख दो, जैसे मैंने रख दिया, हो गया काम। ठीक है, इतना तो आप अब गलती कर ही नहीं सकते, इतना तो आप गवर्नमेंट के रूल से बंधे हुए हो, इतना तो आपको कभी पहले ही बता चुका है कि ये वाली बात तो आपको बनानी ही बनानी है, राइट। अब बचा क्या आपके पास, सोचो, आपके पास H4 मतलब 2 काम आए, अभी आपके पास P2 दोनों काम आ गए, O5 5 के 5 काम आ गए। अब करना क्या है, 2 हाइड्रोजन है, एक इसके चिपका दो और एक इसके चिपका दो, लीजिए इनकी संकरण sp3 हो गई और ज्यामिति चतुष्फल की हो गई, स्ट्रक्चर पूरी बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। तो मैं बोल रहा हूँ गलती आप चाहकर भी नहीं कर सकते, बट बस जिन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बोला गया है उनका ध्यान दो। और सारकता अभी भी, इतने बड़े ऊँट की भी सारकता कितनी है, 2 ही है, क्योंकि इसके पास भी कितने OH हैं, 2 ही OH है। आ गई होगी बात समझ में। चलिए अपन अब इसकी बात कर लेते हैं, इसको बनाया कैसे गया था, इसको फॉस्फोनिक अम्ल से ही बनाया गया था, H3PO2 से ही बनाया गया था। इसको एक जल का अणु निकल गया था, जैसे कि अब जल का अणु निकल जाने का मतलब भी यही था कि जैसे मान लो ये OH दोनों थे यहाँ पे ऊपर वाले में, जैसे ऊपर वाला था इसके OH यहाँ से ये H इस प्रकार से निकल जाता तो ये स्ट्रक्चर बनती ये वाली एक तरह से। अगर इन दोनों OH से एक H2 निकल जाता और एक ऑक्सीजन इन दोनों फॉस्फोरस के बीच में बन जाता तो सेम स्ट्रक्चर होती पायरोफॉस्फोरिक अम्ल की। ठीक है, चलो अब आती है बात हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल की। अब देखो फॉस्फोरिक था, अब फॉस्फोरस बन गया, फॉस्फोरस से हाइपो लग गया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती जा रही है। जैसे 5 होगी हम फॉस्फोरिक बोलेंगे, जैसे ऑक्सीकरण अवस्था 5 हो जाएगी हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिक बोलेंगे। तो अब देखो अब क्या, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि यहाँ पे आपके पास क्या है, वही H4P2O6। अब O6 है तो आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन बराबर दे सकते हो, यानी कि आप फॉस्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दो। और जैसे कि आपको सरकार ने आदेश दे रखा है, हर फॉस्फोरस के पास एक P डबल बॉन्ड O और एक OH, एक P डबल बॉन्ड O और एक OH, इतना काम आपको गवर्नमेंट के हिसाब से करना पड़ेगा। अब देखो आपके पास क्या बच रहा है, अब आपके पास बच रहे हैं 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। अब ऐसा तो गलती करोगे नहीं आप, कैसी गलती कि ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से चिपकाओगे, हैं, नहीं करोगे ना, ऐसी गलती नहीं करोगे। तो क्या करोगे,
एक OH इसके चिपकाओगे आप और एक OH इसके चिपकाओगे, तो मुझे बताओ दोनों फास्फोरस की संकरण अवस्था कितनी है, sp3। ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फल की। अच्छा, सारकता कितनी होगी इसकी, बेसिडिटी। यहाँ पे ये 4H+ दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये 4H+ दे सकते हैं। जब इसको तोड़ा जाए तो ये P2O6-4 दे सकता है, यानी कि 4H+ दे सकता है। तो आपकी इसकी सारकता कितनी होगी, 4। देखो 4 OH हो गए, और जैसे मैंने कहा वैसे वैसे काम चल रहा है। मेरे हिसाब से इनकी स्ट्रक्चर बनाने में आपको दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4। ये क्वेश्चन जैसे अभी मैंने बताया कि 2018-19 में क्वेश्चन आया हुआ था। ऑर्थोफॉस्फोरिक H3PO4 की सारकता पूछी थी कि इसकी सारकता क्या है, और ये अर्धवार्षिक में भी आया था 2019 में, सारकता क्या है। अब देखो सिंपल सी बात है, H3PO4 की सारकता क्या होगी, इसमें जितने OH हैं उतनी उसकी सारकता होगी। अब देखो लगभग आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बच्चे तुरंत ही बना दिए होंगे। देखो कंडीशन क्या थी, एक P डबल बॉन्ड O और एक OH, इतना तो करना ही करना है, कन्फर्म है, ये तो हर किसी के साथ करना है। अब जरा सोचिए अपने पास बच क्या रहा है, था क्या क्या, अपने पास H3PO4 था, तो अपने पास काम में क्या आए, एक फॉस्फोरस काम में आए, 2 ऑक्सीजन काम आए, एक हाइड्रोजन काम आया, बचा क्या, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। अब बताओ हम क्या करें, मूर्खता नहीं कर सकते ना अपन तो क्या करेंगे, ऐसा काम करें कि इनकी भी बैलेंसी बनी रहे और इनकी भी बैलेंसी बनी रहे। ये लो भाई, इसके हो गए ना 4 सिग्मा बॉन्ड, हो गया ना sp3 संकरण, हो गई ना चतुष्फल की ज्यामिति, और OH कितने जुड़ गए इसके पास, 3 OH जुड़ गए। तो इसकी सारकता कितनी हो गई भाई साहब, इसकी सारकता कितनी हो गई, इसकी 3 सारकता हो गई, कितनी हो गई, 3। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी अपना हो गया। अब अपने पास 2 और ये देखो एसिड और बच रहे हैं, खतरनाक एसिड बच रहे हैं, ये ऐसे ही है। देखो क्या है इनकी कहानी, H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, वो पायरोफॉस्फोरस अम्ल था क्योंकि उसकी ऑक्सीजन अवस्था +3 थी, और ये पायरोफॉस्फोरिक अम्ल है क्योंकि इसकी ऑक्सीजन अवस्था +5। देखो बात वही है, डिक्टो सेम मैटर है यहाँ पर भी। जैसे अभी आपको समझाया कि जब 2 फॉस्फोरस होते हैं और वहाँ पे विषम संख्या में ऑक्सीजन होता है, जैसे अभी 6 थे, हमने 7 का बाटा किया था। अब यहाँ पे नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी ये है, क्योंकि ये देखो अब फॉस्फोरस में बॉन्ड नहीं बना सकते, पहली बात। और आपने शायद एक बात जरूर ध्यान दी होगी कि फॉस्फोरस में बॉन्ड बन जाए तो P और H के बीच में बॉन्ड नहीं बनता, ये भी कंडीशन मैंने आपको बताई है। यानी कि ये 2 काम एक साथ नहीं हो सकते कि फॉस्फोरस में बॉन्ड बन जाए और फॉस्फोरस के साथ H के भी बॉन्ड बन जाएं, ऐसे बॉन्ड नहीं बनते। अगर फॉस्फोरस में बना है तो फिर OH ही बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और अगर ऐसा बना है, कैसा, जैसे कि यहाँ पे P के साथ सिंगल बॉन्ड O जुड़ रहा है, और ये गवर्नमेंट के हिसाब से ये आपके P डबल बॉन्ड O जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, 2 फॉस्फोरस काम आ गए, 3 ऑक्सीजन काम आ गए, और रूल के हिसाब से एक एक OH तो लगाना ही लगाना होता है अपने को। अब क्या करना है, बचे हुए चीज़ों को संभालना है। अब हमारे पास 7 ऑक्सीजन में से 5 काम आ गए, ऑक्सीजन बच रहे हैं 2, एक इसको चिपकाओ एक इसको चिपकाओ, और हाइड्रोजन भी कितने बच रहे हैं 2, एक एक इनके लगा दो। भैया ये हो गया पायरोफॉस्फोरिक अम्ल की संरचना। किसकी संरचना हो गई, पायरोफॉस्फोरस अम्ल की संरचना हो गई है, ठीक है, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे आपको समझाया है वैसे आप गलत कर ही नहीं सकते। अब ये जो है ना मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, ये HPO3, ये एक श्रृंखला है, जो मतलब सारकता भी इसकी बहुसारकता ही मानते हैं, जैसे पॉलीमर की तरह हो गया। तो ये पॉलीटेड, इसकी मतलब H भी इसके अपन N ही बोलेंगे या बहु बोलेंगे, ऐसी संरचना में ये सेम एज वैसी चीज़ थी जो आपके सामने, जो आपको इस प्रकार से जो फेस करनी पड़ रही थी। इसमें क्या है, H2 निकल गया, क्या निकल गया, फॉस्फोरिक अम्ल का क्या निकल गया, H2 निकल जाता है। जैसे ये चेन, अब ये चेन जो बनी हुई है, अब सपोज दैट मैं यहाँ ऐसा का ऐसा ही एक दूसरा फॉस्फोरिक अम्ल बनाऊँ, यानी कि जैसे मान लो ये P बनाया, इस P से मैंने ये ऑक्सीजन जोड़ दिया, फिर मैंने ये ऐसे बॉन्ड जोड़ा, ठीक है, फिर ये जोड़ा, फिर ये P डबल बॉन्ड O जोड़ा, इधर से मैं OH जोड़ूँ, इधर से OH जोड़ूँ, एक OH इधर जोड़ूँ,
और एक OH इधर जोड़ो। अब क्या होता है, ये OH OH होता है ना, एक H यहाँ का और OH यहाँ का, H2 निकल गया। ठीक है, ऐसे निकल रहा है H2। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये दोनों P और P जुड़े हैं, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल जुड़ा है एक तरह से। तो ये इस प्रकार से श्रृंखला, ऐसे ही ये किसी से जुड़ेगा तो इसका H उसके OH के साथ, ऐसे ही इसका H उसके OH के साथ, तो ये एक लंबी सी चैन बन जाती है आपस में। यानी हर किसी के पास एक चीज़ कॉमन रहती है, कौन सी वाली, ये P डबल बॉन्ड O और OH, ये वाली कॉमन रहती है, ये वाली। और बाकी सब किससे जुड़े होते हैं, OH OH बॉन्ड से, POH 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 बॉन्ड से इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। अगर इनकी एक यूनिट की बात की जाए तो इसके सामने हमको एक यूनिट के केस में अपने को क्या पाया जाता है, इसके केस में पाया जाता है हमारे पास ये वाली चीज़, देखो एक यूनिट में यही पाई जाती है। ठीक है, तो इसके केस में क्या क्या पाया गया हमारे पास, 3 ऑक्सीजन, 1 फॉस्फोरस और 1 हाइड्रोजन, इसलिए इसको अपन H3PO3 N कह देते हैं, N इनकी बहुलक है। और अभी एक साइक्लो भी आ जाता है, अगर इसको चक्रीय फॉर्म में बदल देते हैं तो अच्छा आपको 16वां वर्ग दिख गया है, इसका मतलब समझ गए कि 15वां अब खत्म हुआ है, तो 3 वर्ग और बच रहे हैं, पता नहीं P ब्लॉक कब खत्म होगा। अरे समझ लो चैप्टर आधा खत्म हो गया, इसमें 15वां वर्ग ही सबसे बड़ा वर्ग था। अब बाकी तीनों वर्ग हैं वो 15वें के बराबर ही हैं। 18वां तो चिन्नासा है, एक दिन का भी नहीं है। ठीक है, 17वां भी छोटा ही है, 16वां है थोड़ा सा। मतलब कुल मिला के यूँ समझ लो यहाँ पे 50% काम हो गया है। साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक अम्ल, अब देखो वही फंडा है H3PO4 का ही, बट यहाँ पे इसको साइक्लिक बनाया गया है, चक्रीय फॉर्म में इसको लाया गया है। बस यूँ समझ लो चक्रीय फॉर्म में, यानी कि जैसे इन दोनों को यूँ जोड़ देते हैं, ऐसे इन दोनों OH OH को आपस में यहाँ जोड़ दे, बस काम खत्म। जैसे ये फॉस्फोरस है तो P डबल बॉन्ड O जोड़ दिया इसके, अब इधर O, ये देखो ये सिस्टम ऐसा होता है इनका, ये इसको ही पकड़ लो आप। इस गोले में कितने O आए, 3, 1 फॉस्फोरस 1 OH। ऐसे आप किसी भी गोले को पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, इस गोले को पकड़ लो, चाहे इस गोले को पकड़ लो, मतलब इनको गोल राउंड में जोड़ दिया और कुछ भी नहीं करा, इसलिए इसका नाम पड़ गया साइक्लो। क्या पड़ गया, साइक्लो ट्राइमेटा। ट्राइमेटा मतलब 3 मेटा है ना, यहाँ पे साइक्लो यानी चक्रीय, ट्राई मतलब 3 और मेटाफॉस्फोरिक अम्ल यानी कि ये देखो ये आपका पॉली मेटाफॉस्फोरिक था, पॉली मतलब बहुत सारे। ठीक है, और अपन ने मेटाफॉस्फोरस में 3 जोड़े हैं, वो भी चक्रीय कंडीशन में, इसलिए इसका नाम साइक्लो मेटाफॉस्फोरिक अम्ल बन गया है। अगर कोई इसकी सारकता पूछ ले तो इसकी सारकता कितनी होगी भैया, 3 होगी। इसी के साथ अपना ये आज का टॉपिक फॉस्फोरिक ऑक्सीफॉस्फोरिक अम्लों की संरचना के बारे में थी जानकारी। मेरे ख्याल से अब हर बच्चे को इनकी स्ट्रक्चर में गलती नहीं होनी चाहिए, और ये सब आप अपनी नोटबुक में बनाकर देखें और इनकी प्रैक्टिस करें। जिस प्रकार से मैंने आपको बोला है उस प्रकार से इनको लर्न करने की कोशिश करें, और इनको स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी में ड्रॉ करें, साथ में इनका फेयर में काम भी करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खुश रहो, घर में रहो,